अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। दिस इज डॉक्स टॉक पॉलिटिक्स और आज हम एक डिफरेंट फॉर्मेट पे हैं। आज हम अपने सेट पे मौजूद नहीं हैं, वी आर डूइंग इट ऑन जूम। इसलिए कि हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं खालिद मंसूर साहब, वाज चेयरमैन ऑफ सीपैक अथॉरिटी और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर रहे हैं पहले विद स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। तो इन्होंने इन इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे सर्व किया है और आज हम इसी पे सीपैक से रिलेटेड फोकस करेंगे। डॉक्टर हसनैन जावेद, लाइक ऑलवेज, इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ही इज द बैकबोन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो डॉक्टर साहब के बारे में अगर आप लोगों ने पहले ये प्रोग्राम नहीं देखा हुआ तो मैं लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर साहब का। ही हैज अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड engineering, economics and engineering and management. So and yes, so और इनका इसमें तजुर्बा है। he is very well aware of the CPEC development sector में he has a lot of contribution। और टीवी पे ये पीटीवी पे एक अपना प्रोग्राम भी करते रहे हैं और उस हवाले से जो टीवी के व्यूअर्स हैं वो इनको पहले ही अच्छी तरह जानते हैं और ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस ही अपीयर्स ऑन डिफरेंट टीवी चैनल्स मेकिंग हिज कमेंट्स ऑन डिफरेंट नेशनल इश्यूज। सो दैट्स द बैकग्राउंड एंड माई सेल्फ हसन जफर आपका होस्ट हूँ मैं। सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर नाउ। तो खालिद साहब, आप हमें ज़रा थोड़ी सी तफसील बताइए कि आपने आपने और किन सेक्टर्स में काम किया। पेट्रोकेमिकल में, माइनिंग में, आप एंग्रो में यू हैव बीन हेडिंग फर्टिलाइजर एंड एनर्जी सेक्टर ऑफ एंग्रो, और इसके अलावा CPEC एंड एंग्रो, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ? Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Saiban, Assalamu alaikum. First of all, thanks for the invitation. Dr. Hasnan Javed के साथ तो I have had a very detailed interview when I was at CPEC. तो जब कल इन्होंने मुझे कल या 2 दिन पहले जब इन्होंने कांटेक्ट किया तो I could not resist joining your program. Although this is the first appearance after I have left the CPEC. Thank you. So welcome. अच्छा, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है। आई थिंक मैनी पीपल नो मी कि प्रोफेशनली आई एम ए इंजीनियर। आई हैव डन केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड माय करियर विद फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, और ये वो ज़माना था जब वो अपना फर्टिलाइजर प्लांट लगा रहे थे जो कि कोटमाची सादकाबाद के करीब लगा। तो आई हैव हैड माय ट्रेनिंग एज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड देन ऑपरेशंस इन इटली, और I stayed in Fauji Fertilizer for 5 years and then I joined Exxon। क्यों ये जो एंग्रो है इससे पहले ये Exxon था। और Exxon का जब हम हिस्सा थे तो after joining Exxon within couple of years I got an opportunity to get transferred to their technology। तो वहाँ से फिर एक्सॉन ने डिसाइड किया कि वो डाइवर्स करेंगे, एंड देन जो एम्प्लॉइज लेड बाई आउट हुआ, एक्सपीरियंस हो के एम्प्लॉइज जो हैं वो मेजर शेयर होल्डर बन ऑफ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो प्रोजेक्ट उस वक्त किया गया दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट्स इन दी, क्योंकि मेन फर्टिलाइजर जो था वो कोर बिजनेस था। तो व्हेन एक्सॉन इंट्रोड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर इन द कंट्री, तो दे हैड ओवर 90% शेयर, और उन्होंने them, relocate them, re-erect them। तो वो that was something which was done for the first time। और इस किस्म की अंडरटेकिंग में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कोऑपरेशन, firstly they understood the concept, they understood the risk, but they then had full confidence in employees' capability। तो वो project I was the first project
manager to have this, ammonia plant, world scale ammonia plant from Pascagoula, Mississippi. It was being owned by Chevron, and also a compatible urea plant. वो ICI से खरीदा, वो भी shut down था from Billingham, UK. Right. So that was the history. और in one step जो है फिर fertilizer की जो capacity थी Engro की, it increased from 270,000 tons to 600,000 tons. And then my career grew as GM technical, and in that process ये जो plant की capacity थी ये 600,000 tons per annum से बढ़कर वो over 1 million ton तक पहुंच गई. And there were other number of innovative projects which improved the efficiency, which improved the reliability, which improved the operability, etc. But then I was transferred to Engro head office in Karachi, and there I started to have new ventures division. And then the era of Engro started where they diversified. Or as Engro exists today, it's a conglomerate. They are not only fertilizer, which has been and still a core business, but then they diversified into petrochemical. They constructed the first PVC plant in the world. And then, infrastructure ke andar, they have got terminal. And then you see foods ke andar, Engro Foods, that is the project which I also led. And then, jo energy and mining ke andar. So just to, cut long story short, कि मैंने एंग्रो में कोई 28 years काम किया, और when I resigned from Engro in 2012, so I was heading a fertilizer business. I was heading, the mining business, which is Sindh Engro Coal Mining Company. It was perhaps the only success story of public-private partnership between Engro and government of Sindh. और जो थर की जो mine development है, I was the first CEO of that company. और माशाल्लाह अब जो थर है, it is a reality. वो 2 projects already वहाँ पर चल रहे हैं, 2 फिर हबको में जब मैं था तो वहाँ पर और 330 मेगावाट के लगाए. So one of them has already been commissioned. There's a lot of contribution, mashallah. Excellent. तो बारा जी, मैं अब ये जो है ना, ये I will let Dr. Hasnain have a chat with you on this subject of the CPEC. इसलिए कि उनका अपना भी उसके अंदर, he has a lot of background in it, and you of course have been heading the authorities. So please, Dr. साहब. अच्छा सर, सबसे पहला सवाल जो मैं इसको फ्रेम करते हुए सोच रहा था, पहली बात तो ये कि after a very long time I heard that somebody is taking up CPEC. यानी आप ये देख लें कि आप माइनिंग में, आप पेट्रोकेमिकल के अंदर, आपने कोल माइनिंग का आपको पता है, आपने पावर प्रोजेक्ट्स को डील किया, आपने बेशुमार चीजों को वो डील करते हुए 28 साल मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज में काम करते हुए यहाँ तक कि थर को भी अपने पास अपने सामने काम करते हुए देखा, प्रोडक्टिविटी को होते हुए देखा. लेकिन आप ये देखें कि मेरा सबसे पहला जो सवाल करने का कि CPEC में इससे पहले हमें आज तक कभी एहसास नहीं हुआ था कि ये सब्जेक्ट टेक्नोक्रेटिक सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर टेक्नोक्रेट्स को लगाना चाहिए, ना कि किसी सियासी आदमी जो कि इलेक्टेड होकर आता है, इलेक्शंस लेकर आता है, लेकिन जिस आदमी ने एक काम किया ही नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो है वो मतलब यूं समझ लीजिए LLB के अंदर 3rd डिवीजनर हो, और वो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप गवर्नमेंट दे दें, उसको मिनिस्ट्री दे दें, तो वुड ही एबल टू रन? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है. सो मैं सवाल आपसे जैसे मैंने ये किया कि एक तो आप बहुत लेट आए. लेट आने की रीजन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम है कि आपको क्यों लेट लेकर आए. प्लस ये क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो आप तो आगे, आपके बाद जो है, क्या ये अथॉरिटी दी गई कि ये जो है वो टोटल टेक्नोक्रेट लोगों का एक पूरा का पूरा टीम लेकर आनी है, जिसको आप लीड करते हुए एक गवादर पूरा आपका गिलगित बल्तिस्तान, बाकी पावर प्लांट्स कितने हैं, आपके हाइड्रो प्लांट्स कितने हैं, आपके पेट्रोकेमिकल्स कितने हैं, प्लस आपने कोल के ऊपर बात की, वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी बातें. सर, स्टार्टिंग फ्रॉम CPEC जो है वो 60 बिलियन का प्रोजेक्ट शुरू होता है. अच्छा, 60 बिलियन जो है वो शुरू होते हुए उसके बाद से इतनी बड़ी मेजर डिप पड़ती है, लेकिन दरमियान में ऊपर नीचे होने के बावजूद, जब मेरा आपके साथ लास्ट, जब आपके टेन्योर में, जब आपने व्हेन यू टेक अप द सीट,
आप फेडरल मिनिस्टर स्टेटस के ऊपर थे और आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे, और वो सबसे शानदार दौर और कामयाब दौर इसलिए रहा था कि आपने पहली दफा पिच बुक डेवलप की थी और पूरे गवादर का पूरा स्कैन आप लेकर गए थे, और सिर्फ स्कैन नहीं लेकर गए थे, उसके बाद आपको ये याद होगा कि मैंने खाली सीपैक पे जेनेरिक गुफ्तगू नहीं की थी, हमने आपस में 7 प्रोग्राम जो आपने निकाल के दिए थे, मिसलन जिसमें फुटवेयर था, बाकी चीजें थी, उसमें फार्मास्यूटिकल था, आपने उसके ऊपर एक्शन प्लान दिए थे और आउटकम्स भी दिए थे। यानी पहली दफा हुआ था कि एक टेक्नोक्रेटिक आदमी जिस मिनिस्ट्री को संभाल रहा है उसके साथ वो आउटकम लेकर गया। अच्छा, एक बात मैं सवाल से पहले, अब कहा जा रहा है सर कि इमरान खान ने सी पैक मंसूबे को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की। 4 सालों में सी पैक साबिक हुकूमत ने $1 का मंसूबा नहीं लगाया। गवादर के डीप सी लेवल का 14 मीटर से कम होकर 11 मीटर रह गया। कोई बड़ा बहरी जहाज गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज नहीं हो सकता। पाकिस्तान नेवी की सर्वे और सफाई के लिए टास्क दे दिया। $123 मिलियन पोर्ट की गहराई को साफ रखने के लिए पड़े रहे। नून लीग का इलेक्शन में बयानिया क्या होगा? अच्छा, दैट्स डिफरेंट। इमरान खान का विजन एंड एंग्री मैन में से ज्यादा नहीं। इमरान खान का मुकद्दर ब्ला 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 ब्ला, लेकिन जितना एरिया था सी पैक का, ये सवाल मैंने आपसे रख दिया। सर मुझे ये बताइए कि मैंने आपके साथ देखा, आपके साथ काम किया, आपकी दावत पे गवादर भी मुझे आना था और मैं डिटेल में उससे पहले कई दफा गवादर जा चुका। आपसे बहुत डिटेल में प्रोजेक्ट से बात हुई और वो प्रोजेक्ट्स आपने मुझे नियर टू कंप्लीशन कहीं दिखाए हुए, यू वर द पार्ट ऑफ इट। ये जो मैंने अभी खबरें पढ़ी हैं, ये किसी भी सेंसिबल आदमी के साथ कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसी बातें पाकिस्तान के इतने बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में कह सकता है? प्लीज योर टेक। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर द प्रीएम्बल। पहली चीज तो ये है कि मैं जिस वक्त मुझे मदऊ किया गया कि मैं आऊँ और सीपैक को संभालूं, तो उससे पहले मेरी सीपैक की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंसेप्शन से है कि जिस वक्त पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पावर क्राइसिस, आपको याद होगा 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, हमारी जो इकोनॉमी वाज टोटली डीरेल्ड, जीडीपी कहाँ से कहाँ चला गया, और ना सिर्फ इंडस्ट्री बंद हुई बल्कि जो पीपल ऑफ पाकिस्तान दे हैड बीन सफरिंग क्वाइट अ बिट। 12 से 18 घंटे जहाँ पे लोड शेडिंग हो तो क्या होगा। तो उस वक्त मुझे परसुएट किया गया, जैसे मैंने बताया कि आई वाज इन नॉर्थ अफ्रीका हेडिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप वापस आइए और वापस आकर वी हैव टू रियली स्ट्रीमलाइन द पावर सेक्टर। और उसमें उस वक्त क्योंकि मुझे जो इंडक्ट किया गया वो हबको इज द बिगेस्ट आईपीपी और बिगेस्ट कंपनी ऑफ पावर जनरेशन इन पाकिस्तान। तो कोई 1600 मेगावाट था और वो भी जो उनका बेस प्लांट था दैट यूज्ड टू स्ट्रगल। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि मुझे जो मैंडेट दिया गया कि वी नीड टू रियली कम अप विद ए स्ट्रेटजी जिसकी बेस के ऊपर हम कोई एक अफोर्डेबल और एक्सपीडिशियस कोई काम करें जिससे ये पावर क्राइसिस खत्म हो। अब अगर पाकिस्तान की जब मैंने पूरी की पूरी आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस इन द पावर सेक्टर, क्योंकि जो एंग्रो ने जब डाइवर्सिटी किया था पावर सेक्टर में, तो आई वाज द सीईओ ऑफ एंग्रो एनर्जी और एंग्रो पावर जेन आल्सो। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि हमारी जो फ्यूल कॉस्ट जो है उसके अंदर जो कंपोनेंट था हमारा वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था गिवन द पुअर कंट्री व्हिच वी हैव बीन। कि ऑलमोस्ट 38% पावर जनरेशन फर्नेस ऑयल पे था। उसके बाद although we had contribution in renewable and particularly in hydel, लेकिन हाइडल जो है वो सिक्लिकल होते हैं कि जब दरियाओं में पानी होता है तो पावर जनरेशन होती है। तो जो हमारा 7,500 मेगावाट की कैपेसिटी सर्दी होती है तो इट इज लेस देन 1000। तो वो एक रिलायबल या डिपेंडेबल सोर्स नहीं था। एंड दैट्स द रीजन जब गर्मी होती है तो जब आपकी डिमांड कोई 25, 26, 27 हज़ार जाती है तो आपके पास जो डिपेंडेबल पावर है वो रह जाती है 12-15 हज़ार। इसके अलावा ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। कोल जो कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारी एनर्जी फ्यूल मिक्स में था ही नहीं। और जब हमने अपने आप को किसी से भी कंपेयर किया द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो मेजॉरिटी पावर जनरेशन हैज बीन एंड स्टिल वाज कोल। और
एक मिनट मुझे दीजिएगा थोड़ा सा रोक कर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैंने ये ले लिए, थोड़े से स्टैट्स आपके साथ बयान किए कि एक तो ये मैं पूछना चाह रहा था, ये जो अभी इल्जामात लगाए जा रहे हैं इनमें कोई सदाकत नजर आ रही है सर? कि जैसे नहीं देखिए, मैं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इट में जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट मेरे नहीं, इसके चेन बाद ऑफ क्योंकि थॉट मैं जो है वो ब्रेक ना हो। कोल पे मैं आराम से आना चाह रहा था। नहीं ठीक है, नहीं कहने का मकसद ये है कि सर जब मैं वहां पर आया तो वी स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि हमें कोल पे जाना है, हमने अपना इंडिजिनस रिसोर्स जो था उसको डेवलप करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत को ये बात समझ में आई तो दुनिया में कोई आपको कोल पे फाइनेंसिंग देने के लिए तैयार नहीं था। तो आई रिमेंबर आई हैड डजन्स एंड डजन्स ऑफ ट्रिप टू चाइना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको कन्विंस किया। और उसके बाद मैंने हप्को में होते हुए आई वाज हेडिंग the coal based power projects almost 5 billion US dollars. और हप्को अलोन, हप्को ने अपनी साइड के ऊपर इंपोर्टेड कोल पे एक जॉइंट वेंचर किया विद चाइना एनर्जी, और जो चाइना पावर, और दैट वाज द ओनली जॉइंट वेंचर कंपनी इन द एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ सीपैक, एंड दैट टू इन बलूचिस्तान। और फिर वो माइन डेवलप हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा जो नाता है सीपैक से, although I was in the private sector, but I was actually doing the implementation of CPEC projects. और जब ये जो मेजर प्रोजेक्ट अभी खत्म हो गए, ये जो जॉइंट वेंचर वाला चाइना पावर के साथ, वो दैट वाज अप एंड रनिंग, माइन माशाल्लाह वाज अप एंड रनिंग, उसमें 2 प्रोजेक्ट लग गए, फिर हप्को ने 2 और प्रोजेक्ट 330 के लगाए। जब वो एग्जीक्यूशन में चले गए, फाइनेंशियल क्लोज हो गया, तो आई डिसाइडेड टू लीव हप्को, बट इमीडिएटली आई वाज कॉन्टेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर देन, और उन्होंने फिर मुझे परसुएट किया कि आई शुड कम, क्योंकि आपको पहले सीपैक समझना होगा कि सीपैक के फ्रेमवर्क में जो फेज 1 था, इट वाज वेरी लिमिटेड। फेज 1 वाज वेरी लिमिटेड, और जो फ्रेमवर्क था, आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सीपैक फ्रेमवर्क एज वेल। उसके अंदर फेज 1 में हमने जो बाहमी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि हम बेसिकली 3 एरियाज के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले वी नीडेड टू alleviate the power crisis, and that to have significant power on coal base because that is the cheapest source of fuel, and also develop our indigenous mine. तो उसके अंदर चाइना ने एग्री किया, और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इस प्रोसेस में इन द लास्ट लेट्स से 5-6 ईयर 5000 मेगावाट ऑलरेडी लग गए इन वैरायटी ऑफ फ्यूल्स, चाहे वो हाइडल हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो, एंड सो ऑन एंड सो। दूसरा जो मेन इंटरेस्ट था, दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दे वांटेड टू हैव द कनेक्टिविटी ऑफ चाइना, एंड स्पेशली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना थ्रू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो अपनी ट्रेड को मूव करना चाहते थे थ्रू दिस कॉरिडोर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड दे स्टार्टेड टू रिलोकेट देयर इंडस्ट्री फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। और वहां से फिर प्लान उनका ये था कि जितने उनके प्रोड्यूस हैं उसको वो इस राहदारी से मूव करते हुए गवादर पे लेके आए, और गवादर से फिर वो एक्सपोर्ट करें, एंड एक्सपोर्ट करें टू एवरीवेयर, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अंदर क्लियर कट बिजनेस केस था in terms of time, in terms of cost. So it was a win-win situation, and that's why CPEC जो है, it was considered as the jewel of OBOR, which is One Belt One Road of China, is the flagship project. Exactly. अच्छा, अब पहले फेज के अंदर इन तीनों चीजों पे फोकस हुआ, और अब आप देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितने प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वो सारे के सारे पाया तकनीक तक पहुंचे, बिकॉज चाइना के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था टू हैव द कनेक्टिविटी। और मैं डिटेल में आपको मैंने लिख के भी भेजा था कि कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। फिर उसके बाद जो गवादर था, गवादर पहले सिंगापुर को दी थी, तो अंडर इंटरनेशनल प्रेशर दे डिसाइडेड टू लीव, और उसके बाद फिर ले दे के हमारे अपने जो आयरन क्लैड ब्रदर हैं, चाइना ने आके उसकी जिम्मेदारी संभाली, और उसके बाद चाइना ने उसको डेवलप करना शुरू किया। अच्छा, अब ये हो गया फेज 1। सेकेंड फेज जो कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज अगर आप देखिए कि अगर हमारी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो हमने क्या करना है, 3 थिंग्स, नॉट मच। पहले आपने अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, और इंडस्ट्री ऐसी लगानी है विच विल गिव यू 2 थिंग्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। और तीसरा ये है कि वी नीडेड टू हैव, यू सी, अपॉर्चुनिटीज
to give employment for the youth, क्योंकि Yes. बेशुमार यूथ जो है हमारे यहाँ वो काम नहीं करते। तो ये एक फॉर्मूला था which gave me lot of passion, और यही मुझे जिम्मेदारी दी गई कि अब फेज 2 को आगे लेकर चलें इन द वैरायटी ऑफ सेक्टर्स, और ऐसे सेक्टर जहां पर पाकिस्तान को कंपैरेटिव एज है, जिनके साथ ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन जहां चाइना ने या इन्वेस्टमेंट की या दे स्टार्टेड टू रिलोकेट देयर मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री। और ये साइकिल अगर आप समझें तो बिल्कुल रिवर्स हो रहा था। आप देखिए चाइना कैसे ग्रो किया, जब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मैन पावर इंडस्ट्री अनवायबल हो गई तो चाइना ने वही किया जो पाकिस्तान आज कर रहा है। उन्होंने कहा हम आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर देते हैं, फिस्कल इंसेंटिव देते हैं, और आप अपनी मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री को चाइना ले जाएं। आप चाइना बहुत जाते रहे, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना नहीं है। दैट्स व्हाई चाइना इज कॉल्ड द वर्ल्ड फैक्ट्री। और उसके बाद उन्होंने 70 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए, एंड लुक एट द प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर, राइट। उसके साथ अब क्या हुआ कि चाइना, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। China has not, you see, transited from the manpower, intensive industry to, artificial intelligence, AI के अंदर, Huawei of this world. ठीक है। तो जो मैन पावर कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होनी शुरू हो गई, एंड नाउ दे वांटेड टू डू द सेम थिंग विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डन विद चाइना, कि दे वांटेड टू रिलोकेट। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट किया बांग्लादेश के अंदर, वियतनाम के अंदर, एंड देन कंबोडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ये सब चीजें अपने सामने देख रहा था, और मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आई हैव डन मेजर रिलोकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, सो आई अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ दैट। तो हमने पहले जरूरी ये था कि जब हम चाइना के पास जाए, इवन टू डेवलप द फेज 2, पहली चीज ये है कि चाइनीज आर कमर्शियली वेरी सेवी पीपल। ये आपका नैरेटिव नहीं चलता वी आर आयरन क्लैड ब्रदर, आवर friendship is higher than Himalaya and deeper than sea and sweeter than honey. उनको आपको प्रॉपर बिजनेस केसेस बताने हैं और comparative advantage बताना है। That is the reason I resorted to detailed research with my own network, with my young team over there, and we produced that pitch book जिसके अंदर 7 सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को क्लियर कट comparative edge है। That is what we prepared। और उसके बाद आइडिया ये था कि जब खान साहब प्रोग्राम भी मैंने किया सर। जी जब खान साहब वहां पर वहां पर किस दौर की बात हो रही है सर? ये दौर पत्थर का जमाना नहीं है, ओनली फ्यू मंथ्स बैक, हार्डली तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब वहां पर जब गए तो हम लोग अनप्रिपेयर्ड जाते हैं। वो जनाब इतनी एक्सटेंसिव उसकी प्रिपरेशन हुई, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड देन हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी इन चाइना, इंटायर स्टाफ वाज वर्किंग विद मी। और हमने उनसे पहले जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उन दो सेक्टर्स जिन पे हमारी कंपैरेटिव एज है, हमने उनके चेयरमैन को कांटेक्ट किया और हमने उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एंड दे विल हैव वन-ऑन-वन मीटिंग विद ईच ऑफ यू। और वो सेक्टर का आपने तस्करा कर दिया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, फुटवेयर हो, उसके बाद आपकी आईटी हो, और उसके बाद आपका फर्नीचर हो। ये वो चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल आल्सो, बिकॉज़ 95% इतनी शर्म की बात है कि हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, एंड वी कुड हैव लेवरेज समथिंग। नहीं, उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया था, मैंने देखा था फार्मास्यूटिकल। अच्छा, आइडिया ये था कि वो तो अलग बात है, जब एक जिम्मेदारी थी वो तो करना था, बट आइडिया ये था कि व्हेन यू गो विद दैट काइंड ऑफ प्रिपरेटरी, तो वो फिर खान साहब को ये कहा कि जी आप बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ पहले उन सब बिजनेसमैन से मिलेंगे। एंड रिमेंबर दैट दोज वर द चेयरमैन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन दीज वैरायटी ऑफ सेक्टर्स। उनसे पहले हमने पूछा कि आप बताइए, उससे पहले हमने सारी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज कर दी। वी हैड dozens of virtual meeting to let them know कि क्या competitive edge हम आपको फराहम कर सकते हैं। They came back with the business ideas, और उनकी तकरीर हमारे पास मौजूद थी, उसकी चाइनीज से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई, और हर जो मीटिंग था उसका जवाब भी प्रिपेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। और डॉक्टर साहब वो इतनी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, देयर वर 20 मीटिंग्स बैक, अच्छा, परफेक्ट, टू बैक 2 days। उसके ऊपर उन सारे के सारे चेयरमैन ने प्लेज किया
कि हम जहाँ एग्रीकल्चर के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर हम अपनी इंडस्ट्री रिलोकेट करेंगे, हम स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे, हम पेपर इंडस्ट्री लगाएंगे, हम आपके एग्रीकल्चर के अंदर क्या कुछ करेंगे, मैकेनाइजेशन, ये तकरीबन मिनिमम 40+ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। इन मीटिंग्स के खात्मे पे फिर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग विद द लीडरशिप, व्हिच इज द फॉरेन मिनिस्टर एंड देन प्रीमियर ली and President Xi Jinping. So outcome of these meetings had already been communicated to the top leadership, और मुझे अच्छी तरह याद है the body language and the articulation कि now we will do the phase 2 in most expeditious and quality way. So Pakistan was virtually at a tipping point to have the industrialization. अब अगर industrialization होती है तो क्या होता है, import substitution होगी, हर चीज तो हम import कर रहे हैं, exactly. export orientation के अगर Chinese industry relocate हो गई, बनेगा पाकिस्तान में, यहाँ से वो एक्सपोर्ट होगा तो फायदा किसको होगा, पाकिस्तान को, एंड इट वुड हैव क्रिएटेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। वापस आके उनसे इंटरेक्शन शुरू हुआ, दे केम बैक विद द बिजनेस आइडिया कि हमारी आपकी जो फिस्कल इंसेंटिव ये हमें ये और दे दें, ये कम दे दें, तो वो अब ये सारा इनिशिएटिव जो है वो डेवलपमेंट फेज के अंदर दाखिल हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहता हूँ कि जब that was the kind of stuff, यहाँ पे सर इजाजत है तो सवाल करो जी प्लीज। जब हम एक डेवलपमेंटल, ये जैसे आपने पूरा बताया और ये मेरी आंखों के सामने था, ऑफ कोर्स आई वाज द पार्ट, आपके ये जो 7 सेक्शंस थे उसके ऊपर मैंने एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी किए थे, मैं स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की बार बार बात करता था, आपने उसको बिल्कुल पिच बुक के अंदर भी डाला। ये भी साथ में बताइएगा कि ये हमारे ऑडियंस को कि ये पिच बुक थी क्या, और ये पहली दफा इतनी ज्यादा जो है वो उसको एक्सेप्टेबिलिटी क्यों मिली, पहली दफा चाइना ने जो है वो आपको बहुत अप्रिशिएट किया कि आप इतनी बेहतरीन फ्रेमवर्क के साथ आए हैं। लेकिन सर ये 2013 से लेकर अब तक, जब तक आपने ज्वाइन नहीं किया था उस वक्त तक इस तरह का स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क नहीं दिया गया था। आई एम द विटनेस, मैं आपको कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको विटनेस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इस तरह का काम क्यों नहीं किया गया था। वन, जब आप एक टेक्नोक्रेट को लेकर आते हैं, यानी जो आप थे, तो आपको कोल का पता था, आपको माइनिंग का पता था, आपको बाकी चीजों का पता था, आपको सी पैक के अंदर इकोनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट का पता था। पूरी दुनिया में आपने देखा कि इकोनॉमिक जोन्स जब बनाए जाते हैं तो बेसिकली वो आर्टरीज के साथ आपकी शाहरग होती है, जो कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, डेवलप करनी होती है। अच्छा, 60 बिलियन की बात कर रहे हैं, एफडीआई हमने कन्वर्ट किए या नहीं किए वो अलग बात है। कुछ अरसे के अंदर आपने देखा कि आपके दौर, जब जितना देर आप रहे हैं, आप बहुत थोड़ा अरसा रहे हैं, लेकिन आपने पिच बुक तैयार की, आपने पॉलिसीज तैयार की, फ्रेमवर्क तैयार किया, और आपने सीपैक अथॉरिटी को, जो कि इंपॉर्टेंट थी, ये भी मैं आपसे सवाल करूंगा कि सीपैक अथॉरिटी को खत्म करने की बातें हो रही है, खत्म कर दिया गया या खत्म हो चुकी, जो कि बहुत बड़ी अगर हिमाकत होगी अगर इसको खत्म किया गया, क्योंकि ये वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है। और मैं अभी आपको ताजा इतलात दे रहा हूँ कि बेशुमार चाइनीज कंपनी है जो फेड अप हो चुकी हैं, आपके दौर में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए दिया, अब वही उनके लिए परेशानियां बन रही हैं, और पाकिस्तान में जो है वो उनसे जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों के पैसे मांगे जाते हैं, मिडल मैन उनसे पैसा मांग रहा है कि फलां काम कर दो, फलां ये करवा दो। जब सीपैक अथॉरिटी थी वो टेकअप करती थी और वो टेक केयर करती थी कि ये मामला ना हो। सर क्वेश्चन ये है कि जब आप आए, सबसे पहला सवाल, तो टेक्नोक्रेट को जब ये टेकअप करने लगे थे तो आपका तो किसी सियासी पार्टी से लेना देना नहीं था, तो जब ये टेक ऑफ हो रहा था तो इसको हो लेने देते ना, काम की बुनियाद पे आपको सीपैक अथॉरिटी को चलते रहने देना चाहिए था। व्हाट्स योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट, देन आई विल मूव ऑन टू द सेकंड पोजीशन पॉइंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये काफी गहरा सवाल आपने किया है, बट लेट मी ट्राई टू आर्टिकुलेट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर। देखिए, जब ये सीपैक शुरू हुआ ना, तो पहला तो आप समझ लीजिए पावर सेक्टर था, पावर सेक्टर में तो इन्वॉल्वमेंट थी ही प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि जितने पावर प्रोजेक्ट लगे, लाइक्स ऑफ हपको एंड एंग्रो ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मेनी अदर, तो हमने तो कभी किसी गवर्नमेंट एंटिटी की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं, बिकॉज जॉइंट वेंचर था, पॉलिसी फ्रेमवर्क था, उसके थ्रू वी हैव जस्ट फॉलोड द प्रोसेस। आप पीपीआई के पास जाएं, एलओआई लें, काम करें, नेपरा से टैरिफ लें, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा जो काम था वो चाइना का अपना इंटरेस्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। इसके अंदर आप देख लीजिए कि आपने इंटरनेट केबल उठा के डाल दी, क्योंकि जब तक आपके पास वो नहीं होगा तो हाउ यू विल बी एबल टू हैव द कम्युनिकेशन, क्योंकि
जो उनका ख्वाब या उनका विजन था वो तो आपको मालूम ही है, तो था कि if the trade has to move, then you have to have the very high level communication network and also infrastructure, तो वो भी हो गया। Yes. और जिस स्पीड से गवादर को होना था वो भी काम हुआ, तो वो एक बड़ा ही जिसके अंदर आई वुड से कि गवर्नमेंट की या मिनिस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट पर से इतनी नहीं थी, तो बनती भी नहीं थी। पावर क्राइसिस भी इतनी। तो सर यहाँ पे इसको आंसर आपने अभी लेकिन नहीं किया। मैं मान लेता हूँ कि आप आंसर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपकी तरफ से जवाब दे देता हूँ कि जो टेक्नोक्रेट होते हैं उनका काम गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज के साथ नहीं होता। जब वो टेक ऑफ कर रहे हो, आप जैसे डेवलपमेंट को टेक ऑफ कर गए थे, तो आपको करते देना चाहिए था। आपने कौन सी इनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा देना था? वन। खैर, मूविंग ऑन सर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर अभी करंटली चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि खान साहब के दौर जो 3.5 साल के अरसे के अंदर अच्छा या बुरा, लेकिन सी पैक को कोई नुकसान देने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं किया गया। डू यू एग्री विद दिस? सर देखिए, बात उसको देखिए, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में तो ना मैं सियासतदान हूं ना मैं कुछ पे तबसरा करूंगा, हकीकत में बात सर प्लीज, मैं हकीकत ही बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। आप ये देखिए ना, 2019 के आखिर से लेकर कोविड का जमाना था, राइट? कोविड ने पूरी दुनिया को मफलूज कर दिया। एंड इफ यू लुक एट चाइना, अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसओपी चाइना के अंदर ही है। बाकी सब कंट्री में रिलैक्स हो चुके हैं कि आप जाएं तो आके पहले आपको आइसोलेशन करनी पड़ती है, आपको क्वारंटीन में जाना पड़ता है, आने जाने एंड सब कुछ वगैरह वगैरह, राइट? नाउ इसके बावजूद देखिए, मैं तो $5 बिलियन के प्रोजेक्ट कर रहा था ना, तो चाइना वाज वर्चुअली शट डाउन, डॉक्टर साहब। नॉट ओनली द जी नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ये देखिए ना, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि उन्होंने वर्चुअली शट डाउन कर दिए, तो इसमें आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मतलब सारी मैन्युफैक्चरिंग, इसी वजह से थोड़े डिले भी प्रोजेक्ट्स हुए। इसके अलावा जितनी ब्यूरोक्रेसी ऑफ चाइना है, दे वर नॉट सिटिंग इन देयर ऑफिसेस, अप्रूवल प्रोसेसेस डिले होने शुरू हो जाए। इसके बावजूद जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में थे पाकिस्तान के अंदर, बड़ी मुश्किल से उनको मेंटेन किया गया, और उनका जो प्रोग्रेस की समरी आपके सामने है कि कितने पावर प्लांट लग गए, कितने जो है डेवलपमेंट फेज में आए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। गवादर के अंदर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई। गवादर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट $230 मिलियन का, उसको जनाब उसकी ना इंटरप्शन वहीं से मेरे ख्याल में कहां से लास्ट किया? ये प्लीज कंटिन्यू। मेरा ख्याल है उसको वो टाइम होता है ना, जी 40 मिनट्स। नहीं सर, वो हमने कुछ अरसे में ये यूज नहीं कर रहे थे, तो अब दोबारा से इसको मैंने कहा कि इसको परचेज करो। ठीक सर। तो एनीवे, तो देखिए जी, वो सारी की सारी प्रोग्रेस डिस्पाइट ऑफ दिस मेजर डिसरप्शन। आप ये देखिए कि चाइना से कंटेनर्स तक आने बंद हो गए क्योंकि शिपिंग लाइंस अवेलेबल नहीं थी। उसके बावजूद जी बिल्कुल, जो आपके ये जो कंटेनर्स होते हैं, उनकी जो प्राइस जो जैसे $400-500 का मिलता था, वो $1600 अवेलेबल नहीं था। शिपिंग लाइन वर नॉट वर्किंग एटसेट्रा। तो ये तो एक मेजर स्लो डाउन हुआ, एंड दैट वाज, आप समझ लीजिए कि एक फोर्स मेजोर था पूरी दुनिया के अंदर। सर ये सबको ये पता था। जो मैंने रिसेंट 4-5 मैंने अभी भी, क्योंकि हमने डॉक टॉक्स का नाम रखा हुआ है, तो मैंने थोड़ी सी इज्जतदारी और सुस्ता जुबान को कायम रखते हुए नाम नहीं लिया। जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है, उनका नाम नहीं मैंने लिया, इसलिए क्योंकि हमें सुस्ता जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तो सारे फॉल्स एलिगेशन जो वो लगा रहे हैं, तो कहाँ पे चाइना ने यानी पिछली गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से भी कहा कि ना पाकिस्तान ने कोई बदनीयती दिखाई, ना चाइना की तरफ से कोई बदनीयती थी। यानी एक फंक्शनल प्रॉब्लम था, एक ऑपरेशनल इशू था, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी किस्म की कोई मेगा करप्शन हो रही है। डॉक्टर सर देखिए, जो आपके ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है, जैसा आपने कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही होनी है ना सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चाइनीज की, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देयर वर डजन्स एंड डजन्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ चाइना, नॉट वो एसओईज वाले नहीं थे, इवन प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे। जब मेरा पहला दौरा हुआ ये अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर, दिस इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आई वाज वर्चुअली कैमोफ्लेज सो मेनी चाइनीज के मल्टीपल इश्यूज। किसी की जमीन नहीं हो रही है, किसी को जनाब यूटिलिटीज नहीं मिल रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
और जब मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल देखा कि टेक्सटाइल वाला भी वहाँ मौजूद है, वहाँ एलईडी बल्ब बनाने वाला भी मौजूद है, वहाँ पे टाइलों वाले बनाने भी मौजूद हैं, उसके बाद द केमिकल्स, सो देयर वर सो मेनी। एंड देन मसला ये था कि जो आपका ये फ्रेमवर्क है यहाँ पर कि किसी भी इन्वेस्टर को इवन अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको 37 अप्रूवल्स और एनओसी चाहिए। ओके 37। ओके ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हमने तो सुना था कि ये सारी मुसीबतें खत्म कर दी गई हैं। सुने ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना वही, जी we understood the root cause। देखिए चाइनीज का जहां तक ताल्लुक है ना डॉक्टर साहब, you have to understand, वो ये कहते हैं कि they have the money, they have the technical expertise, they have the will, and what they want, they never wanted to wastage of their time। वो कभी provincial government में इधर धक्के खा रहे हैं, उधर धक्के खा रहे हैं, and then we understood their problem, and then we started to resolve all those issues through the CPEC authority। और जब वो सारे मल्टीपल इश्यूज उनके रिजॉल्व हुए तो all of them, all the CEOs, they approached the CPEC authority, we took them to the prime minister, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का बेहद शुक्रिया अदा किया। 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, which people do not know, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके अंदर आपकी वो चिंचीज जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बाइसिकल, ट्राइसाइकिल, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, राइट। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी ये आप रिजीम खत्म करिए, अप्रूवल रिजीम, इसके बजाय आप करिए कि आप एक कंप्लायंस रिजीम ले आइए कि राइट अप फ्रंट जो इन्वेस्टर आता है बता दें कि लॉ ऑफ लैंड ये है, ये चीजें उन्होंने कंप्लाई करनी है, उसके बाद आप उनका ऑडिट करें, और ऑडिट करने के बाद जो नॉन कंप्लायंस है उसके अंदर उनको कैवियाट ऐसा क्रिएट करें एग्रीमेंट में कि दे वुड बी पेनलाइज्ड। तो ये जो फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसको इन प्रिंसिपल ओके किया, and then the act needed to be revised, लेकिन वो सारे के सारे चाइनीज हैं, उन्होंने कहा कि जी आप CPEC के अंदर एक हमें फैसिलिटेशन सेंटर बना दें। So that is what we call it OSS। वो तो वन स्टॉप शॉप है ना, या फैसिलिटेशन सेंटर, उसके दो एक ही चीज है इसमें, इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस। आइडिया ये था कि जब कोई इन्वेस्टर आए तो CPEC अथॉरिटी में मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर क्रिएट की, वहां पे हर सब्जेक्ट का एक रिसर्च असिस्टेंट RA मैंने मुकर्रर कर दिया। ओके, you are from textile, you are going to be from IT, you are going to be from infrastructure, and so on and so forth, ये जो सेक्टर्स है, ठीक। और उनका काम ये था कि जब कोई इन्वेस्टर आए तो कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है या उनका कुछ भी है, तो रादर देन दे रनिंग अराउंड, ये काम CPEC अथॉरिटी ने बहुत अच्छी बात कर, एंड देन इट माशाल्लाह उसको फैसिलिटेशन सेंटर बन गया। हमने सारे चाइनीज इन्वेस्टर को बुलाया। लेकिन आपकी बात काटते हुए अभी मैं करंट सिचुएशन ये बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेता बल्कि ले भी लेता हूँ, सनवॉक से लेके और भी बहुत सारी कंपनीज जिस वक्त धक्के खा रही हैं, दोबारा से उसी तरह से 27 डिपार्टमेंट में धक्के खा रहे हैं, और कई लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, मुसीबत में आ गए हैं। और वो वन स्टॉप शॉप जो आपने शुरू की थी और वो जो CPEC अथॉरिटी का असल मकसद था, वो दोबारा से दरम बरम हो गया। प्लीज कंटिन्यू सर। सर देखें, मैं यही अर्ज करना, आई हैव वर्कड वेरी वेरी क्लोजली। मैं आपको बात करूं, देखिए अगर आप चाइनीज से क्लोजली काम करें, गवादर के अंदर जब गए तो देखिए जब मैंने थर डेवलप किया था तो वी हैव टेकन स्पेशल केयर ऑफ पुअर पीपल ऑफ गवादर, व्हिच इज द पुअरेस्ट क्रॉस सेक्शन। आप कभी थर जाएं, अगर आई डोंट नो वेदर यू हैव बीन टू थर, बट इफ यू हैव नॉट, प्लीज गो देयर, और वहां पे सोशल एक्शन प्रोग्राम देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, कितने सारे इंटरवेंशन वहां पर की गई, और उनको बाकायदा एक पूरे के पूरे टाउन के अंदर बसाया गया, और जहां पर उनकी फैसिलिटीज आप जाके देखिए। गवादर में जब मैं गया, इन एडिशन टू ऑल द प्रोजेक्ट्स जो कि सिसक रहे थे, उनको हमने इम्पिटस दिया, उनको हमने एक्सपेडाइट किया, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, या ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है, टेक्निकल जो टेक्निकल सेंटर है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर पॉलिटेक्निक है जहां पर यूथ ऑफ बलोचिस्तान कुड बी इंडक्टेड। और उसके बाद मेन मसला क्या था कि ना पानी है ना बिजली है। बिजली ईरान से लेते हैं, और ईरान का जब दिल करता है वो कर्टेल कर देता है। एग्जैक्टली। इमीडिएट सोल्यूशन लेकर हम गए इन्वेस्टर के पास, हमने कहा जी ये पुअर लोग हैं, टिन की इनकी रूफ्स हैं, आप मुझे 3,500 सोलर पैनल दें, और मैं आपको प्रोबोनो बेसिस के ऊपर उनको जो रूफ टॉप सोलर कंपनी है उनसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लगवा के देता हूँ। एक्सेलेंट। तो डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और पानी के लिए वो चाइनीज की जो कंपनी है चाइना हार्बर, 1.2 मिलियन का वो भी ग्रांट से प्रोजेक्ट था, तो वो भी हमने इमीडिएटली शुरू किया, जो कमीशन होने वाला है इंशाल्लाह 1.2 मिलियन गैलन पर डे।
सोलर पैनल के लिए आप देखिए कि मेन मसला, आपने फिर उसको एक प्रॉपर गवर्नेंस से आपने एक स्टैब्लिशमेंट की, जिसके अंदर नेवी भी आई, जिसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, सीपैक अथॉरिटी आई। उन्होंने अपनी सुपरविजन के अंदर विद दीज टू सोलर टॉप कंपनी घर, एक एक घर के अंदर जाके, और इस वक्त मैं आपको बताऊं तकरीबन 2200 घरों के अंदर सोलर पैनल लग चुके हैं। अच्छा, दे आर वर्किंग, दे आर इंस्टॉल्ड, दे आर अच्छा वर्किंग एंड हाउ। अच्छा सर, वो हाँ। नेट मीटरिंग के ऊपर भी हैं और वो क्या नाम है, रीजनल ग्रिड के साथ? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं यार, मतलब उसके उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमें एक पैनल ऐसा दे दें जिससे हमारा पंखा चल जाए, Okay, हमारी एक got it, बत्ती चल got जाए, it, got और it. हमारा एक सॉकेट चल जाए जिससे हम अपने मोबाइल को चार्ज करें। 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो दिस पीपल आर मैं समझ सो गया। हैप्पी डॉक्टर, ठीक है। अच्छा सर, पानी की दूसरे सवाल पे आते हैं। ये सोलर पैनल का तो अभी चलना है, मैंने इस पे मजीद और भी सवाल करना है कि यही चीज को हम बढ़ाते, गवादर से भी आगे लेके जाते, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मैं थोड़ा आगे भी चलता हूँ। सर, एक इंपॉर्टेंट बात थी जिस टाइम पर, जिस जमाने के ऊपर ये बात हो रही थी कि कार्बन एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड शुड बी ग्रीन की बातें हो रही थी। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में, आप नहीं थे अवेलेबल, मुझे बस एक अजीब सा मिनिस्टर बुलाना पड़ गया और उसने वहां पे हमारा सत्यानाश लगा दिया पाकिस्तान का। कोई सिचुएशन नहीं बता सका, लेकिन मैंने एक लफ्ज बोला था कि वी हैव टू बी डार्क बिफोर वी ग्रीन। तो मैं कोल प्रोजेक्ट्स के हक में था और मुझे इतनी ज्यादा लोगों ने बातें बनाई कि भाई इस टाइम पर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हम ग्रीन एनर्जी पे बातें कर रहे हैं। और मैंने उनको कहा कि भाई 70% से ज्यादा पूरी दुनिया का जो कोल है वो चाइना ने इस्तेमाल किया अपनी प्रोडक्शन के लिए, इसी तरीके से अमेरिका ने इस्तेमाल किए, और पाकिस्तान अभी इस एरिया के अंदर आया ही नहीं है, तो आपने हमें जो है ग्रीन पे डाल दी है। तो आपने उस टाइम पर इंपॉर्टेंट बात की कि आप बड़े फर्म तरीके से, यानी आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप डिक्टेटर लगते तो नहीं थे, बट विद अ वेरी फर्म यानी आइडिया और दिमाग, आपने कहा कि वी नीड इमीडिएट यानी कोल पावर प्रोजेक्ट्स। जो अब हालत ये हुई कि जब दुनिया में शॉर्टेज हुई, पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हुई, तो जर्मनी ने 16 अपने बंद प्लांट्स जो हैं वो शुरू कर दिए कोल के ऊपर, और पूरी दुनिया दोबारा से, यूरोजोन, यूएसए और चाइना दोबारा से कोल के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। आपने आज से 1 साल पहले ये कहा था कि मैं फौरी तौर पे कोल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर गौर करना चाहता हूं, जिसके ऊपर इनसाइड हल्कों में, ओपन तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये देखो जी, खालिद मंसूर जो है वो कोल पावर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, जबकि हम कार्बन एमिशन पे काम कर रहे हैं। सर, आपका क्या विजन कहता था सर उस वक्त, जो कि बातें आज आपकी ठीक हो रही? डॉक्टर साहब फंडामेंटल पे जाते हैं, क्योंकि आपकी जो लोग सुन रहे हैं, देखिए दुनिया के अंदर अगर आपको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, ठीक है जी, अनइंटरप्टेड पावर, तो आपको यू हैव टू हैव मिक्स ऑफ दीज पावर जनरेशन, राइट। अच्छा, अब जो फॉसिल फ्यूल पे जो प्लांट होते हैं उनको बेस लोड कहते हैं। बेस लोड इसलिए कहते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी 85% तक होती है, ठीक हो गया जी। अब आपने रिन्यूएबल पे जाना है, रिन्यूएबल को देख लेते हैं। रिन्यूएबल के अंदर जो आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इज लेस देन 50%। उसकी वजह क्या है कि जब दरियाओं के अंदर पानी होगा तो आपकी बिजली होगी, और जैसे जैसे पानी कम होता है, पाकिस्तान में देखिए कि जब गर्मी होती है तो आपके पास हाइडल से पावर जनरेशन 7,500 प्लस मेगावाट होती है, सर्दी आती है 1,000 मेगावाट से भी कम रह जाती है। उसके बाद आप विंड देख लें, विंड हवा चलेगी तो पावर बनेगी, एग्जैक्टली। उसका लोड फैक्टर 30% से ज्यादा नहीं है। सोलर जो दुनिया भर की बात करते हैं, सोलर का लोड फैक्टर सिर्फ 16% और 20% के दरमियान है। But even वन ऑफ द जो जितने भी अगर आप सोलर पैनल अच्छी क्वालिटी के वो पीवी के भी लगा लें, राइट। प्लस सोलर के अंदर ये होता है, जरा सा क्लाउड आया तो पावर जनरेशन कम हो गई। दुनिया में स्टेबल ग्रिड को बनाने के लिए क्या होता है, जितने भी आपके रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हैं वो ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं, राइट। और आपके बेस लोड के प्लांट स्टैंड बाय पे होते हैं कि जैसे आपका लोड आइदर फ्रॉम हाइडल और सोलर कम होता है, तो जो आपके बेस लोड प्लांट है वो आपके इमीडिएटली किक इन करके आपके ग्रिड को स्टेबल करते हैं ताकि आपको अनइंटरप्टेड पावर मिले, ठीक हो गया जी। राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली क्या है जी, कॉस्ट। अब कॉस्ट के अंदर इनपुट कॉस्ट होती है बिजली की, जितने भी आप देखें टेक्सटाइल देख लें, दुनिया, पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में कंपैरेटिव ऐसा कम होती गई कंपेटिटिवनेस, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ती चली गई,
क्योंकि we were generating majority of our power based on the most expensive choice of fuel, which is furnace oil, Yes. and that too imported one. 65% of the किसी fossil पे जा रहे हैं सब। मतलब 25 बिलियन आपकी इंपोर्ट बिल है, जिसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो आपकी एनर्जी नीड्स के लिए है, और अपना जो सबसे बड़ा 7th रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वो बैठा हुआ है, 70 साल से बैठे हुए, राइट नाउ अपने आप को बेंचमार्क कर लें। चाइना के आपने 80% पावर जनरेशन बेस्ड ऑन कोल, यूरोप के किसी सिटी को देख लें, नॉर्थ अमेरिका को देख लें। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इन लोगों ने पोल्यूट किया, राइट? पाकिस्तान में आप देख लें कि किन लोगों ने जो यूरोजोन, चाइना, अमेरिका सुपर पावर समझ लें। अच्छा, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज रियली सीकिंग फाइनेंसिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएफसी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, नाउ द टाइड हैज चेंज, अब तो हम जाएंगे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, कोल नो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। उसी जमाने में उन्होंने साउथ अफ्रीका को कोई $4 बिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव किया बेस्ड ऑन कोल। तो आई क्वेश्चन दैट इन वन ऑफ द सेमिनार्स। तो उन्होंने कहा कि वो हमने अप्रूवल दी है बेस्ड ऑन वन कैवियाट। मैंने कहा वो कैवियाट क्या है? उन्होंने कहा वो 2 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट करेंगे, 100 मेगावाट हाइडल एंड 50 मेगावाट विंड। ओके, मैंने कहा खुदा के बंदो, पाकिस्तान के अंदर इवन लेट्स से कि 30-40% पावर जनरेशन इज बेस्ड ऑन फर्नेस ऑयल। हमारे फ्यूल मिक्स में 30% इज स्टिल रिन्यूएबल। अगर आप टोटल पावर जनरेशन देखें, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर आप उठा के देखिए कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट पाकिस्तान में पावर जनरेशन बेस्ड ऑन कोल हैज बीन वर्चुअली जीरो अंटिल लास्ट 2 ईयर से पहले 1 मेगावाट हम उससे नहीं जनरेट करते थे, ठीक है? हमारा कार्बन फुटप्रिंट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। हमने अपनी इकोनॉमी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन अस। हमें वो देखना है कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बेहतर है। Agree to this. इस वजह से हमने इस पे जोर दिया। दूसरी चीज ये है कि यार हम एक्सपोर्ट, मेरा पहला स्लोगन था जब मैंने व्हेन आई वाज हेडिंग सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी कि थर प्रोमिसेस एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द कंट्री। अब आप देख लीजिए कि इंपोर्टेड कोल जो है, अगर आपने इवन या फर्नेस ऑयल करना है, वो तकरीबन $500 पर टन पे गया जब ये कोविड का जमाना आया और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुई है। तो तब हमने रियलाइज किया कि हमने इंडिजिनस फ्यूल के ऊपर आपकी एनर्जी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि भैया आप ऐसे करिए कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगाइए, आप ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे ना जाएं। मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था कि कोल पे पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट लिखे वो सुपर क्रिटिकल हैं, और उनके साथ जितनी भी एमिशंस हैं दे आर कंप्लायंट नॉट ओनली विद द वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड बट द यूरोपियन स्टैंडर्ड एज वेल। ओके, फर्नेस ऑयल पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्नेस ऑयल पे सल्फर जो होती है ना, वो तकरीबन 2% होती है। ठीक है या 2.5% या 3%। जो कोल हम इंपोर्टेड कर रहे हैं या थर है, उसके अंदर इट इज लेस देन 1%। तो पोल्यूशन किससे ज्यादा हुई? तो जब आपने फर्नेस ऑयल यहाँ पे जो एक कॉन्स्पिरेसी दी जा रही है कि हम वेनेजुएला से मंगवाना पड़ता है हमें कोल, जो थर वाला है वो तकरीबन 4 से 5% है, जो कि मेरे मुताबिक 2% भी नहीं है। और आपने मुझे क्लियर बता दिया, क्योंकि आप यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई मीन क्रिटिकली आप ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। आप कह रहे हैं 1% है, 1% तो कुछ भी नहीं है सर, लेस देन 1%। वही आपको कह रहा हूँ ना। अब देखिए, जब ये कोल प्रोजेक्ट लगे डॉक्टर साहब, तो फर्नेस ऑयल प्लांट बंद हो गए मुल्क के अंदर। जो 3.5% सल्फर थी वो बंद हो गई, जो कि पोल्यूट कर रहे थे। आप कभी जाकर ये जो हप्पो का प्लांट है या साहिवाल का प्लांट है, पोर्ट कासिम का कोल का देखें, you will not find even a particle of coal, just kind of here and there. ना आपको स्टैक में से कोई और ये थर वाला कोल है हमारा, ये थर से तो है 2 ट्रिलियन टन और ये जबरदस्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ये देखिए, थर के अंदर इतनी हमारे पास एनर्जी रिसोर्स है। मैं आपको एक और अच्छी खबर बता दूं कि अब क्योंकि माइन अब स्केल अप होना शुरू हो गई है, जब पहली दफा माइन आपने खोली तो वी हैव टू रिमूव बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ओवरबर्डन। तब जाकर 196 मीटर पे कोल की सीम जो है वो एक्सपोज हुई। उससे 2 पावर प्लांट लगे, फिर 2 पावर प्लांट मजीद 330 मेगावाट के हप्पो ने लगाए। तो पहले कोल की कॉस्ट आ रही थी $67 पर टन, अब वो तकरीबन 42-45 है। अब जो तीसरा फेज जो कि अब आपके लकी पावर प्लांट को देगा, और जो एक और चौथा 5वां प्लांट लग रहा है थर के अंदर सदीक सन,
कोल की प्राइस जो है वो तकरीबन $27 पर टन होगी। ओके जब $27 पर टन होगी तो उस पर थर के अंदर कोल गैसिफिकेशन इज टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली वायबल, और थर कोल गैसिफिकेशन को हमने जेसीसी के अंदर सीपैक में भी डलवा दिया। एग्जैक्टली जब आपकी गैसिफिकेशन हो गई तो उसे आप दो काम करेंगे। पाकिस्तान को बाय 2028 2030 वी नीड अनदर वर्ल्ड स्केल फर्टिलाइजर प्लांट। इंडिजिनस गैस तो आपकी खत्म हो रही है, RLNG जो है इंपोर्टेड फ्यूल है, तो थर कोल गैसिफिकेशन पे इकोनॉमिकली वायबल आप फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं, और जब गैसिफिकेशन बन गई तो उससे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जो आप इंपोर्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाई थर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ आवर इकोनॉमी ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तो सर वन वर्ड आपका मैं चाहता हूँ, यानी सबसे पहले तो कोल के ऊपर आप जो है वो 2-3 सेंटेंस के अंदर पूरी हमारे ऑडियंस को बता दें कि जो कंफ्यूजन है, एक तो क्लियर हो गई कि उसके अंदर लेस देन 1% आपका जो है वो सल्फर है, एक तो ये कि ये उससे फोसिल ऑयल से और बाकी फोसिल फ्यूल से और बाकी चीजों से बहुत बेहतर है। अच्छा, एक पोटेंशियल हमारे पास मैक्सिमम थर के अंदर बहुत सारा कोल है। तीसरा ये कि वेल हमारे पास अगर हो तो हम अपने पावर के जो प्रॉब्लम है उसके अंदर से ये एक हमारा एनर्जी मिक्स में से कोल एक सबसे सब्सटेंशियल चीज हो सकती है। वन सेकेंड, आपने जो है वो सोलर के ऊपर बात की, और तीसरा सर हाइड्रो के ऊपर आप जो ये रिजर्वायर्स हैं इनके ऊपर भी आप देखते रहे। सो इन तीनों को जरा मिक्स करके बताएं, और आप बताएं कि चाइना के इश्तराक के साथ और हमारा वन विंडो ऑपरेशन हो और ठीक से हो और गैर सियासी तरीके से हम काम करें, तो मुझे ये बताएं कि कितने अरसे के अंदर हम अपने जो बेसिक मसला था यानी पावर, उसके ऊपर उसका मसला हम हल कर सकते हैं। देखिए, जो आपका सीपैक है और जो आपकी जेसीसी हुई उसके अंदर देयर आर 3-4 मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंसिडरेशन है, वो सारे रिन्यूएबल के हैं। चाहे वो आपके सोलर हो या आपके हाइडल हो। एक करोड़ प्रोजेक्ट जो है वो तो कंप्लीट भी होने वाला है। आजाद पतन है, सुखी किनारी है, देयर आर मल्टीपल हाइडल प्रोजेक्ट्स, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जितना पोटेंशियल है, वी हैव गॉट पोटेंशियल ऑफ मोर देन 50,000 मेगावाट जो कि हाइडल पे हो सकता है, और चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और वो चाइनीज कंपनी ही है जो कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। राइट। तो जो हाइडल प्रोजेक्ट है उसका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, वो तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं उसको डेवलप करते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सिविल का काम होता है, रिलोकेशन होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो कि अब फेज 2 के अंदर आ रहे हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो रिन्यूएबल है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके ऊपर काम होना भी चाहिए। विंड में भी हमारे पास 50,000 मेगावाट की हमारी जो विंड कॉरिडोर्स हैं, सोलर तो अनलिमिटेड है। लेकिन आपने अपनी फ्यूल मिक्स एंड पावर जनरेशन ऐसे करनी है, या आपको डिसाइड करना है कि आपको अनइंटरप्टेड चाहिए या नहीं चाहिए। राइट सर। क्योंकि अनइंटरप्टेड लाने के लिए यू वुड स्टिल नीड टू हैव सम बेस लोड पावर प्लांट जो कि फॉसिल फ्यूल पे है, और वो फॉसिल फ्यूल पे माइन माउंट पावर जनरेशन थर से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना कोयला है कि आपको 200,000 मेगावाट फॉर मे बी couple of 100 years तक के लिए इतना कोयला है आपके पास। सर मैं इसी से रेलेवेंट, सोलर हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, कोल पावर प्लांट हो गया, विंड पे हो गया। कितनी पोटेंशियल चाइनीज कंपनीज हैं जो कि विद इन नो टाइम सोचे बगैर पाकिस्तान आना चाहेंगी, अगर जो अभी आप हरकतें मतलब फॉर एग्जांपल ये करंट गवर्नमेंट की बात कर रहा था, मतलब ये आप कह देते हैं 100% टैक्स फ्री, आप टैक्स फ्री जोन कर देते हैं, फिर आप सीपैक अथॉरिटी बनाते हैं, कभी सीपैक अथॉरिटी हटा देते हैं, कभी आप इसको अंडर प्लानिंग डिवीजन कर देते हैं, कभी आप प्लानिंग डिवीजन से हटा देते हैं। ये चीजें हटा दें तो सर कितनी इस टाइम पे पोटेंशियल चाइनीज कंपनीज हैं जो कि वो ट्रेंड भी हैं, वो फौरी तौर पे आने को तैयार हैं इन योर व्यू सर? डॉक्टर साहब आपके सवाल के अंदर एक ज़मीनी सवाल मैं ऐड कर देता हूँ। कितना हमें टाइम चाहिए फर्नेस ऑयल से ये कोल के ऊपर इस ट्रांजिशन के लिए, आई मीन कंप्लीट ट्रांजिशन के लिए? डॉक्टर जफर देखिए, फर्नेस ऑयल प्लांट तो बंद हो गए हैं, वो तो सिर्फ जिस वक्त क्राइसिस आता है कि या आपके पास RLNG नहीं है या आपके पास इम्पोर्टेड कोल नहीं है, तो बहुत ही 1-2%, 3% अब फर्नेस ऑयल बेस्ड प्लांट चलते हैं, लेकिन अब जो है ना उनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके जो फर्नेस ऑयल पे आपके लोड सेंटर के अंदर 4-5 पावर प्लांट हैं छोटी कैपेसिटी वाले, वो जब पीक समर होता है तो उस वक्त उनको उसके अंदर ग्रिड के अंदर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही आपके जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो वो उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर ये जो आपके फर्नेस ऑयल पावर प्लांट है उनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
सर उनको आप पोल पे कन्वर्ट कर लें और उसको आप थर पे भी कन्वर्ट करें। मिसाल के तौर पर ये जो पावर प्रोजेक्ट लकी ने लगाया है 660 मेगावाट का, एग्जैक्टली तो इवेंचुअली वो थर पे चलेगा। और ओके थर पे चलाने के लिए आपको रेल रोड भी लगानी है, और उसके बाद सीमेंट 15-16 मिलियन टन कोयला जो है आपके ये सीमेंट प्लांट इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसकी भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है काफी हद तक, क्योंकि उनको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेल रोड लिंक ये तो चाहिए। बहुत बड़ी कंफ्यूजन ही दूर कर दी सर आपने पूरे पाकिस्तान की तकरीबन। मैं इसलिए चीखता रहता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स। खैर एनीवेज आगे चलते हैं सर। अच्छा, एक तो सर ये कोल के बारे में आपकी बड़ी जबरदस्त आपने क्लैरिटी दे दी। लोग हमारा क्लाइमेट ही खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई फॉसल फ्यूल से बना रहे हो तो कोल में प्रॉब्लम क्या आ रहा है? फिर विंड का और मसला है, बाकियों का अलग है। पोटेंशियल आपने बता दिया सर। चाइनीज आर रेडी टू कम सर हाँ इन जी, दिस एरिया। चाइनीज डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि चाइनीज जो हैं वो तो ऑलरेडी आए हुए हैं। चाइना गॉर्जियस इतनी बड़ी कंपनी है, आपको पता सर है ना आए चाइना तो हुई है, गॉर्जियस लेकिन मैं उनके प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ ना। अगर नहीं आए हुए हैं प्रॉब्लम तो है। वापस भेजना तो मुश्किल नहीं है ना सर? नहीं सर, उनके तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना प्रोजेक्ट। राइट सर। हमने उनको फैसिलिटेशन तो प्रोवाइड करनी है। फैसिलिटेशन की बात कर रहा हूँ कि मैं अब सवाल मेरा ये है कि अगर सी पैक अथॉरिटी को और मुनज़्ज़म करना और फैसिलिटेट करना, उसके फंड्स को बेहतर करना, उसको सही तरीके से करना, उसके ऑपरेशंस को बेहतर करना, जैसे आपने 37 प्रॉब्लम्स जो आ सकते थे आपने उनकी रोटेशंस को कम कर दिया और आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे दी, उससे कितना बड़ा फायदा हुआ सर? मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि देखिए, ये तो मुझसे ज्यादा जो हमारे क्लाइंट्स थे वो तो चाइनीज कंपनी ही बता सकती हैं। नहीं मुझे आप बताया जाके सर चाइनीज ठीक है ना, आप चाइनीज एम्बेसडर से पूछे, चाइनीज एम्बेसडर से पूछे, चाइनीज कंपनी से पूछे। मुझे तो अभी भी वो फोन करते हैं कि जी के द फैसिलिटेशन यू हैड प्रोवाइडेड। अभी मैं इस्लामाबाद गया था तो देयर आर 4-5 चाइनीज कंपनी हु केम एंड मेट मी एंड जस्ट थैंक मी एटसेट्रा एटसेट्रा। सर। बात मैंने भी बड़ी आपको सिंपल है, थैंक करने देखिए। मैंने सर इसी दौर में आपको थैंक यू बोलने के लिए कहा था कि वापस आ जाए, तो ये थैंक यू से कहा है सर मैंने। Yes. राइट सर। अच्छा सर, अच्छा मूविंग ऑन विद शॉर्ट टाइम, अब हम तकरीबन इसे 5-10 मिनट में रैप अप करते हैं सर। मैं कुछ जरूरी सवाल, मैं जेसीडब्ल्यू पे नहीं जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थोड़ी टेक्निकल चीजों पे नहीं जाना चाहता। मैंने पावर का पूछ लिया, पावर के पास हमारा मसला हल हो सकता है सर। एक जेनेरिकली कहा जाता है कि अगर हम कोल को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो 300 साल के लिए हमारे बिजली को जो है वो एक्शन प्लान बेहतर हो सकता है। हम काफी हद तक जो है अपने आप को जो है वो इनसिक्योरिटी से निकाल सकते हैं। नॉट ओनली दैट रिमेंबर वन थिंग जो मैंने आपने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप अपनी माइंड को स्केल अप कर लेंगे, अब इससे मैं फेज 2 की बात कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल आपके वो ब्लॉक्स हैं। ये मैं सिर्फ ब्लॉक 2 की बात कर रहा हूँ। उसमें एक ब्लॉक से आप 5000 मेगावाट बना सकते हैं और कपल ऑफ 100,000 मेगावाट जो है ना, इतना बड़ा 175 बिलियन टन कोयला है। मैं बात ये कह रहा हूँ, जब माइंड आपकी स्केल अप होती है और कोल तकरीबन $27 पर टन पे आ जाएगा फेज 3 के बाद, तो आप इसी कोल को गैसिफाई करें। जब गैसिफिकेशन हो जाएगी तो देन not only power generation, not only the fertilizer manufacture, but other the petrochemical products you can produce within the country, which is आपका डीजल है या आपके दूसरे जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये टेक्निकली वायबल हैं। चाइना के अंदर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। दैट इज वेयर वी शुड बी लेवरेजिंग चाइना से, नॉट ओनली फाइनेंसिंग बट टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो इस वजह से ये बहुत थोड़े अरसे के अंदर हमने इसको जेसीसी के अंदर रेटिफाई करवा दिया कि हम गैसिफिकेशन। लेकिन बात यह है ना कि सारा काम तो करना आपने है। आप अपने आप को यू हैव टू पुट योर एक्ट राइट। आप फोकस तरीके से बात करें, आप उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें। आपकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, तो अब ये है कि जहां तक प्लानिंग का डिवीजन है, प्लानिंग जो पीएसडीपी प्रोजेक्ट है यार, उसको ही टाइम पे कर लें तो बड़ी बात है। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली आई एम कंप्लीटली एग्रीड। और बहुत मैं असल में, क्योंकि हमने पॉलिटिकल टॉक्स पॉलिटिक्स, बट मैं सो पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा। व्हेन आई एम पॉलिटिकल, आई एम सो पॉलिटिकल। मैं नहीं होना चाह रहा। हम चाह रहे हैं कि हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करना चाह रहे हैं, हम आउटकम ओरिएंटेड बात करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, एक बात तो ये हो गई कि जब से ये शुरू हुआ 2013 में, उसके बाद से जब आप आए, आपके दौर में मैंने देखा कि जो फैसलाबाद वाला इंडस्ट्रियल जोन काफी तेज हुआ, राशाकई के ऊपर आपने काम करना शुरू किया, फिर ढाबे जी के ऊपर भी आपका काफी गौर था, और उसके अलावा जो है आप बोस्तान के ऊपर भी कुछ था, लेकिन ज्यादातर राशाकई के अंदर इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के ऊपर। सर 9 में से 4 के ऊपर किया गया।
आपके पास क्या एक्शन प्लान है, जिससे पहले मैं, क्योंकि आप ही का बनाया हुआ आपके टिप्स पर होगा, पिच बुक आपने तैयार की, जिसके अंदर आपने वो शानदार पिच बुक थी, 7 इंडस्ट्रीज आपने उसके अंदर मार्क की, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने कहा, टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, एग्रीकल्चर का, ऑटोमोबाइल का, फार्मास्यूटिकल का, फर्नीचर का। इस अथॉरिटी के तहत जो 7 चीजें आपने पिच बुक में दी, अब अगर सर फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स जो भी आने वाले हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी होंगे या पाकिस्तान को बचाने वाले होंगे या जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, तो वो ऑफ कोर्स जो है वो सही टेक्नोक्रेट को लेकर आएगा। आप सर एक्शन प्लान बताइए, ये तो रुक गया। मेरा आपको पता है, मैं मजे की बात, देखो एक आपका प्लान नहीं रुका, यानी पिच बुक को तो चलने दो ना यार, ये तो मुल्क के मुफाद के लिए। मेरा प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रोका किया कि मैंने 7वें प्रोग्राम में आपकी तारीफ करते हुए कहा, और आपका जो है ना उन्होंने कहीं ना कहीं पीटीआई से मिला दिया और मेरा प्रोग्राम उन्होंने रोक दिया, मेरे 3 प्रोग्राम रोक दिए। लेकिन पॉइंट ये है, ये इस चीज को खत्म करते हैं सर। एक्शन प्लान में हमने तो काम कर रहे हैं, हम तो अवेलेबल हैं काम के लिए। ये बताइए, ये जो 7 पिच बुक में आपने नाम लिए, इनका एक्शन प्लान और इकोनॉमिक जोन जो 4 यूज हुए बाकी नहीं हो रहे, इनके बारे में आपका क्या आइडिया है? वो इसको किस तरह ऑपरेशनलाइज करेंगे हम, कैसे बेहतर करेंगे? देखिए बड़ी सिंपल चीज है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, राइट? यस। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो सेक्टर जिसमें हमारी कंपेटिटिव एज है, जब इन्वेस्टर आएगा तो लामाला उसने वो चूज करेगा कि उसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट उसने किस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करनी है। Right, जितने भी आपके टेक्सटाइल के इन्वेस्टर हैं, दे वुड लाइक टू कम इन अल्लामा इकबाल, बिकॉज वहां पर स्किल मैन पावर बनती है। वहां पर आप देख लीजिए कि एक टेक्सटाइल यूनिट जिसने पहले आके अपना सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद उनका सिर्फ $50 मिलियन का एक्सपोर्ट था, तकरीबन 450 पे जा रहे हैं। अब उन्होंने 103 एकड़ और लिए, उसको बैक इंटीग्रेट कर रहे हैं। और वहां पर जब मैं उनके उनके फ्लोर पे गया, तो वहां पर कोई 2800 यंग पाकिस्तानी काम कर रहे थे, और वो कोई पत्तों की का, कोई चूनिया का, कोई इधर का उधर का। मैंने चाइनीज और 3 या 4 चाइनीज थे जो उनको सुपरवाइज कर रहे थे। और ये जो आपके ब्रांड है ना, विच इज एडिडास, विच इज अमेरिकन ईगल, एंड बड़े ब्रांड वाले जो है ना, वो जो ट्रैक सूट्स होते हैं वो बना रहे थे, और ये जो स्वेट शर्ट्स होती है, ठीक है। तो चैलेंज इज द नेम ऑफ दैट कंपनी। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने उनसे पूछा कि ये जो पाकिस्तानी यूथ को आप इंडक्ट करते हैं, कितने महीने में ट्रेन हो जाते हैं? डॉक्टर साहब 3 या 4 महीने में वो ट्रेन हो जाती है। अच्छा, तो अच्छा, अब बात ये है कि मैंने तजर्बा रहा, जो मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन दूसरे कंट्रीज में भी देखे, वहां पर इन्वेस्टर को एज ए वीआईपी ट्रीट किया जाता है। exactly. जब वो इन्वेस्टर आता है तो 100% रेडीनेस होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। yes. उनको बताया जाता है कि आपको प्लॉट चाहिए, ये प्लॉट है, आपको यूटिलिटीज चाहिए तो आपको बैटरी लिमिट के ऊपर बिजली भी है, पानी भी है, और इसके अलावा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। exactly. तो अभी जो 4 हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो तकरीबन आप समझ लीजिए हर सूबे में हो गया। पंजाब के अंदर हो गया, पंजाब के अंदर M3 ऑलरेडी है और AIIC है। उसके बाद आपका KP के अंदर ये आपका रशाकाई हो गया। सर, जो आपका ढाबे जी है, वो बड़ी कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ एग्जीक्यूशन में गया। उसके ऊपर बहुत ज्यादा मसाइल चल रहे थे। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, बट इवेंचुअली माशाल्लाह, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स हैं कि उनकी प्रेफरेंस ये थी कि अगर इंडस्ट्री को रिलोकेट करना है तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करें विच इज वेरी क्लोज टू द कोस्ट, ताकि वो स्टे रहे। जिस तरह जो रिलोकेशन के अंदर हमने बात की कि देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्री व्हिच वांटेड टू रिलोकेट इन गवादर, ताकि वहीं बनाया और वहीं से जहाज पे आपने माल चढ़ाया और वो चला गया। तो लेकिन सीपैक जो है ना, वो तो डिकेड्स वाली गेम है। जब आगे आगे वो चलेगा तो देन आप पहले 4 पे फोकस करें, इनको फुली रेडीनेस पे लेके आइए। इनके अंदर हर किस्म की आप ट्रांसफॉर्मेशन करिए, जो अप्रूवल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करें, ईज ऑफ बिजनेस करें। उसके बाद आपके पास वन स्टॉप शॉप OSS या फैसिलिटेशन सेंटर हो, जहां पर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट वहां पर बैठे, उनको असिस्ट करने के लिए। तो देन इसलिए तो इकबाल कहता था, जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी करके, यहाँ सब कुछ है करने के लिए। राइट, वी हैव टू पुट आवर एक्ट राइट। और मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि अगर हम इसको, इफ वी प्ले आवर बॉल राइट, तो देयर इज नो डाउट कि ये मुल्क जो है बड़ी जल्दी ये इंडस्ट्रियल अचीवमेंट करेगा, और उससे फिर आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे विद द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर इकोनॉमी। Let's go to the last question. If you want to ask. लास्ट मेरा सर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फोकस आज पावर के ऊपर किया है, मेरे सारे सवालात का जवाब जो है वो खालिद मंसूर साहब ने
वो उसी डिलीजेंसी के साथ दिए जिस तरह very- पहले दिया करते थे। very, एंड आई very विश in एंड आई depth, वांट कि वो जल्द से जल्द दोबारा जो है वो इस एक्शन के अंदर आ जाएं और हमारे सी पैक को ऊपर ले आ जाएं। एक तो सर सी पैक का मुस्तकबिल, और आखिरी सवाल ये कि सारे होने के बावजूद थर का आपने क्लियरली बता दिया, आपने थर के बारे में इतनी डिटेल में बताया, इसके बावजूद अफगानी कोयला इस्तेमाल हो रहा है, बाकी ईरानी कोयला इस्तेमाल हो रहा है, ये लोग इंपोर्टेड कोयल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, ऐसा क्यों है? और आप इसके बाद मुझे ये बताइए कि एक तो हम थर की तरफ जाएंगे और दूसरा सी पैक के ऊपर हमें हिम्मत हारने की कतई जरूरत नहीं है, सी पैक इंशाल्लाह फ्लरिश करेगा। सर योर टेक सर लास्ट। अच्छा जी, फाइनल देखिए जी, फाइनल ये देखिए, माइंड जो है ना वो ग्रेजुअली स्केल अप होती है सर। पहले मैंने आपको बताया कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ओवरबर्डन, समझते हैं ना, कोयला नीचे है सर 196 मीटर, तो आपने बॉक्स कट अपना बना लिया, और मैं आपको बताऊं इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है। जब आपने एक दफा माइन खोल ली, इसको ओपन कास्ट माइन कहते हैं, तो वो तकरीबन 650-700 मिलियन डॉलर की थी। जब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो लेस देन 200 मिलियन डॉलर लग रहे हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओपन कास्ट माइन, राइट। अब जितना कोयला बन रहा है वो माइन माउथ पावर जनरेशन प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज देयर फर्स्ट राइट। अब अगर आपने कोयला जो है अपना मजीद बढ़ाना है, जो कि बढ़ सकता है, तो देन मैंने आपको बताया कि दो काम करने हैं। आपको इमीडिएटली एक रेल लिंक क्रिएट करना है, क्योंकि ये लिग्नाइट है, और लिग्नाइट का मतलब ये है कि इट इज ए लो बीटीयू कोल, इसमें 50% मॉइस्चर है। तो इसको यानी आपको ट्वाइस एज मच वॉल्यूम या टनेज मूव करनी है, तो आपको रोड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, यू विल हैव टू क्रिएट ए रेल लिंक। ये प्रोजेक्ट भी सी पैक के अंदर है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काफी हद तक काम हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाज आल्सो इन्वॉल्वड एंड सम ऑफ द प्राइवेट कंपनी। तो थर जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे किया, ये करें, तो देन व्हाट वुड हैपन कि आपका वही कोयला जो है जो कि इंपोर्ट हो रहा है, ये आपके सारे सीमेंट प्लांट क्या कर रहे हैं, अब अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतना महंगा हो गया है, तो अफगानिस्तान से कोयला या इधर से कोयला उधर से कोयला, आप अपनी माइंड को स्केल अप करें। जितना स्केल अप करेंगे, कॉस्ट ऑफ द कोल पर टन कम होगा, पावर जनरेशन कॉस्ट भी कम होगी, इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो वो कहानी है कि अभी हमें थर को एक्सपेंड करना है। इसकी सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। Perfect, sir. Great of you. Great of you. Thank you very much, sir. Thank you very much for answering everything, sir. इतनी इंटेंस गुफ्तगू थी, इतनी टेक्निकल थी, और डॉक्टर साहब मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, तो मैंने कहा उस मेरिट्स के साथ सो आई शुड स्टे अवे फ्रॉम आस्किंग एनी क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर है ये बहुत ही फॉर आवर ऑडियंस हमारे ये बहुत ही टेक्निकल इश्यूज हैं, क्रिटिकल इश्यूज हैं, पावर के ऊपर बहुत कुछ बेस्ड है हमारा। थैंक यू वेरी मच खालिद मंसूर साहब, आपने हमें इतना एनलाइटन किया ऑन दिस वेरी की इश्यूज। और डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, एंड मच ऑनर्ड टू खालिद मंसूर साहब, एंड एक्सपेक्टेड that he will come very soon to take a flag of the flagship project CPAC, sir.